जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग BCOC 131। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की हमारी क्लास है जिसमें हम थ्योरेटिकल पोर्शंस हम काफी दिन से क्लास कर रहे हैं। तीसरी या चौथी क्लास है हमारी ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग ये हमने कवर कर लिया है। अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल्स ये करना है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसको हम समझेंगे। ठीक है जी। नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो नेचर एंड स्कोप अकाउंटिंग है, नीड ऑफ अकाउंटिंग हम समझ गए हैं कि अकाउंटिंग एक रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है, क्योंकि हम एस्टिमेट अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो नॉर्मल विदाउट अकाउंटिंग के रिटर्न बुक के भी हम नॉर्मल एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन उतना एक्यूरेट हमारा फाइनेंशियल जो है ना डेटा क्लियर नहीं होगा। और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड एक हमारे लिए नहीं होगा, यूजफुल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड बन जाता है जब हम अकाउंटिंग करते हैं। तो ये सब जब नीड फॉर अकाउंटिंग की बात करें तो आप अच्छे से आंसर इसका लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग मैंने बताया था, टू एस्टिमेट अ सर्टेन प्रॉफिट वगैरह सारी ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है, पॉइंट टू पॉइंट आप सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख देना। डेफिनेशन ऑफ एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग वगैरह, ठीक है, लिख देना आप। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग दोनों में क्या डिफरेंस है तीनों में? बुक कीपिंग होता है पर्टिकुलर जो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो। अकाउंटिंग में हम रेशो एनालिसिस वगैरह करते हैं, और अकाउंटेंसी कंप्लीट नॉलेज होती है जो अकाउंटिंग की, और बुक कीपिंग की नॉलेज को हम बोलते हैं अकाउंटेंसी। राइट, यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? आप में से कभी कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी ने, आप पूछ सकते हैं। फिर था आपका यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन था। यूजर्स मतलब कौन कौन से यूजर्स हैं जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को यूज करते हैं। तो हमने कौन कौन से यूजर पढ़े थे? ऑनर पढ़ा था, मैनेजमेंट पढ़ा था, एम्प्लॉय पढ़ा था, ठीक है, बैंकर्स पढ़े थे, ठीक है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, टैक्स अथॉरिटी वगैरह, ये सारे वो यूजर्स थे जो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूज करने वाले हैं। इसलिए हमें अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग को इतना एक्यूरेट, इतना अच्छा बनाना होता है ताकि कोई जब उस बुक्स ऑफ अकाउंट को देखे या अपने बिजनेस के अकाउंट को देखे, तो लेंडर हो चाहे बायर्स हो चाहे सप्लायर्स भी चेक करते हैं। जब सप्लायर्स को अपना सप्लाई करना होता है क्रेडिट, तो देखते हैं कि सामने वाले पर्सन ठीक ठाक है, तो तभी उसको सप्लाई करते हैं। तो इसलिए हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग अच्छे से बननी चाहिए। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम की तरह। अब आपको सबसे पहले तो वर्ड है, एक छोटा सा वर्ड है लेकिन बहुत बड़ी मीनिंग है इसके अंदर। इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम आजकल हमारी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज है मोस्टली सब इंफॉर्मेशन सिस्टम पे ही डिपेंड है। क्यों? आपको पता होगा शायद, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे किसी भी, आपको किसी भी, आपको शायद मालूम ही नहीं होगा कि बहुत सारी चीजें सारा इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। इवन अगर आप ये कहोगे ना कि मूवी सॉन्ग्स वगैरह रिलीज, वो भी आपका इन्फॉर्मेशन सिस्टम बेस पे ही रिलीज होती है। मतलब कौन सी मूवी कब रिलीज होगी, कौन से एक्टर की मूवी कौन से स्टेट में रिलीज होगी, सारा कुछ रिसर्च करते हैं। डाटा रिसर्च करने वाले डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो, और सारा रिसर्च करके बताते हैं कि इन एक्टर्स की फिल्म यहाँ चलेगी, इन एक्टर्स को यहाँ ज्यादा इस मंथ में ज्यादा उनको बेनिफिट मिल सकता है। या फिर सॉन्ग्स के ऊपर भी ऐसे ही है, ठीक है, टॉपिक के ऊपर भी ऐसे ही होता है कि कौन सा टॉपिक हिट कर रहा है, कौन सा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन सिस्टम पे है। तो ऑब्वियसली जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तरह है, उस बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं। और जब हमें अकाउंटिंग यानी कि अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना हो, सप्लायर्स का, बायर्स का, एक्सपेंशन का, ठीक है, अपने बिजनेस के ग्रोथ का, तो कोई भी चीज हो तो हम अपने अकाउंटिंग जब हम करते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, तो हम क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे इंटर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, इंटर बिजनेस की बात करें, हो ना, जैसे मेरे जैसे सिमिलर बिजनेस किसी और का हो तो उससे कंपैरिजन कर सकते हैं, इंडस्ट्री से कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम अपने आप को चेक कर पाएंगे कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और हमें कितना आगे ग्रो करना है। ये सारी चीजें हम उसमें एनालाइज कर पाएंगे। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करी थी, ये आपको समझ में आया? अकाउंटिंग एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम में मतलब जो भी आपका डाटा है ना, आपका P&L अकाउंट है तो उसमें से बहुत सारे डाटा एक्सट्रैक्ट होकर के आप डिसीजन ले सकते हो। बैलेंस शीट देख करके आप कोई डिसीजन ले सकते हो। तो बहुत सारी जगह के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपके खुद के अकाउंट में ही मिल जाएगा। आपको खुद का आंसर आपको खुद मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो मैं कहूंगा आपका इसका आंसर आप ही के मार्कशीट में है। आप मार्कशीट देखो कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा स्ट्रांग है, कहाँ पे आपने कौन से सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को थोड़ा सा कम पढ़ना है। तो सारा चीज आपकी मार्कशीट, आपके टेस्ट, यूनिट टेस्ट, वीकली या ईयरली जो आपके एग्जाम्स होते हैं, उस पे ही आपको पता चल जाएगा। तो सेम अकाउंटिंग में ही आपको क्या बिजनेस में कौन सा डिसीजन लेना है, यही बिजनेस में पता चल जाएगा। मुझे पता चल रहा है कि ये वाला सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, ये वाला सब्जेक्ट कराना है, तो मेरे को उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। मुझे पता लग रहा है ये वाला सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा चल रहा है, इसमें तो बहुत बच्चे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो मुझे वो सब्जेक्ट कंटिन्यू करना होगा।
है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई फ्रूट सेलर है तो वो देखेगा यार ये चीकू बनाना कोई भी चीज के पर्टिकुलर देखेगा यार इसका तो बहुत अच्छा मार्केट है, इसका तो मार्जिन अच्छा है, कोई भी है तो उसको अपनी ही अकाउंटिंग के अंदर ही वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम की तरह उसको यूज कर सकता है। लेकिन जब उसने रिकॉर्ड किया होगा तभी तो, नहीं रिकॉर्ड किया होगा तो उसको कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल पाएगा उसको। तो ये चीज है यहाँ पर। फिर एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ये आपने शायद पढ़ा था नहीं पढ़ा था पता नहीं, एडवांटेज और लिमिटेशन में जल्दी से कराता हूँ। हाँ ये दो चीज नहीं हुई थी। और उसके बाद फिर हम बेसिस ऑफ अकाउंट, अच्छा ये तो हमने ये देखो ये पढ़ लिया था, कैश बेसिस अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस अकाउंटिंग। एडवांटेज लिमिटेशंस करने के बाद हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटेटिव अकाउंटिंग क्या क्या इसके वो होते हैं, ये भी हमारे यूनिट का है। सारा थ्योरेटिकल है आपका, देखिए यहाँ पे फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग तक थ्योरेटिकल है, राइट। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ, दोबारा से एक बार आपका दिखाते हुए चल रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, टू कीप अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड टू असर्टेन द नेट इफेक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन। नेट इफेक्ट मतलब कि वही प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस को प्राप्त करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग कोई भी करता है तो उसका क्या उद्देश्य है, आप में से कोई भी स्टूडेंट नहीं बताता, ठीक है। चलिए, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, यानी किसी बिजनेस के बारे में उसका क्या अभी स्थिति है, किसी बिजनेस की स्थिति हम देख जान के लॉस में है, प्रॉफिट में है, दिवालिया हो गया है, कोई भी चीज उसके बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं उसकी। टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, तो हम इंटरेस्टेड पार्टी को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अब इंटरेस्टेड पार्टी कौन हो गए यहाँ पे, ध्यान से रीड कीजिए इसको। टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज, तो इंटरेस्टेड पार्टी वही अकाउंटिंग यूजर्स हैं जिसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सप्लायर्स, बैंकर्स, क्रेडिटर्स, देखो आगे ना पे, सच एज मैनेजमेंट, बैंक्स एंड क्रेडिटर्स, टैक्स अथॉरिटीज, ये सारे कौन है, इंटरेस्टेड पार्टी जो जानना चाहते हैं कि आपका अकाउंट शो करो कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपने सही से टैक्स भरा नहीं भरा। क्रेडिटर्स भी चेक करना चाहते हैं कि हम इनको दे ना दें, बैंक वाले चेक करना चाहते हैं लॉस तो नहीं है, मैनेजमेंट चेक करना चाहता है हमारा अकाउंट सही चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें। ठीक है, डेफिनेशन हमने इसमें पढ़ी थी। अमेरिकन डिफाइंस क्या करता है, याद है आपको, किसको याद है वाली डेफिनेशंस, टीएस ग्रेवाल किसने पढ़ी है, हैंड रेज करके बताएं जी। तो इसमें ये वाली डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन डिफाइन अकाउंटिंग एज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट, नहीं ये वाली डेफिनेशन तो नहीं थी। ठीक है, दिस डेफिनेशन स्ट्रेस थ्री एस्पेक्ट, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन वगैरह को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई। तो उस डेफिनेशन के बेसिस पे उन्होंने कुछ और चीज एक्सट्रैक्ट करी है यहाँ पे, अकाउंटिंग एज एन आर्ट ऑफ क्या है, आइडेंटिफाई करना, यानी कि कौन सी ट्रांजेक्शन कौन से बेसिस पे होगी उसको, जैसे इवेंट, बिजनेस के अंदर कोई भी इवेंट होता है तो उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, ठीक है, उसका फिर क्लासीफाई कर लेते हैं, फिर उसको समराइज करते हैं, फिर उसको लास्ट में एनालाइज करते हैं। ठीक है, बुक कीपिंग के बारे में बात करते हैं, तो बुक कीपिंग में क्या करेंगे हम, बताएं। तो ये हम देख सकते हैं, इसमें हम आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, दीज आर द अकाउंट, ये हमारा बुक कीपिंग के पार्ट्स हैं, राइट। यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि वही अगेन वही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, ऑनर, बिजनेस का जो ऑनर होता है टू अंडरस्टैंड वगैरह, तो उसका यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, तो पहला आपका ऑनर था यहाँ पे, ये हमने क्लियर किया था, पहला ऑनर है, फिर मैनेजर्स है, लेंडर्स यानी कि जो बैंकर्स जो होते हैं ना, बैंक जो लैंड्स प्रोवाइड करते हैं, यानी हमें फंड प्रोवाइड करने वाले हैं, क्रेडिटर्स हो गए, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हो गए, इन्वेस्टर्स भी हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेंगे कि हमें इन्वेस्ट करने से पहले वो प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहते हैं कि कितनी सॉल्वेंसी है बिजनेस की, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स चेक करना चाहते हैं। टैक्स अथॉरिटी, भाई गवर्नमेंट को सही से टैक्स दे रहे हो, कम तो नहीं दे रहे हो टैक्स, कहीं ज्यादा तुम टैक्स बढ़ा के तो नहीं दे रहे हो, ताकि बिजनेस को अच्छा करने के लिए तो टैक्स पे ऑडिट करते हैं, वो आते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं कि टैक्स सही सही से भर रहे नहीं भर रहे, चोरी तो नहीं कर रहे टैक्स। एम्प्लॉय वगैरह भी चेक करते हैं कि देखो हम प्रॉफिट 20 लाख का हो गया और हमें जो है वो नहीं दिया, क्या नहीं दिया, इंसेंटिव नहीं दिया हमें जो है,
और जो गिफ्ट्स मिलने चाहिए हमें वो गिफ्ट नहीं दिए, ठीक है। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग, देखिए दो तरह के अकाउंटिंग इसमें हो सकते हैं आपका, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ठीक है। इसमें क्रिएटर, शेयर होल्डर्स, टैक्स अथॉरिटी, अदर एक्सटर्नल यूजर्स वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हैं। तो कोई भी डिसीजन अकाउंटिंग, अब यहाँ से इसको आप में से कोई रीड करेगा? जी, कौन रीड करेंगे आप इसे? हम्म, प्रीति जी रीड करो, ठीक है। जी। Accounting, accounting as an information system. हम्म, Use of accounting information. Accounting provides information for the following three general uses. First, managerial decision making. Manager is continuously confronted with the needs to make decisions. Some of these decisions may have an immediate effect, while the other have in the long run. Decisions regarding the price of product, like make or buy the product or to drop it, to expand its area of operation, etc., are some of the examples of decision making. Management accounting provides necessary information to arrive at right conclusions. यस। Second, manager planning, control, and interest performance evaluations. Manager accounting plays an important role in the planning and control by assisting manager in the decision-making process. Information is provided for establishing the standard. Accounting also provide actual result to compare with the projection. For example, where a marketing manager is given a target of sales revenues for rupees 10 crore, the amount of rupees 10 crore will serve as a standard for evaluating the performance of the marketing manager. If annual sales सर स्क्रॉल करना। जी प्रीति जी, आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे या मैं करूं? बताइए। सर आप ही कर दो। जी, तो मैनेजरियल डिसीजन, जैसे हमें हर बार डिसीजन लेना पड़ता है, याद है आपको? मैनेजमेंट को हर बार क्या करना पड़ता है? मैनेजमेंट कंटिन्यूअसली कन्फ्रंटेड विद द नीड टू मेक डिसीजन। बहुत मतलब जिंदगी के ऐसे दोराहे पे वो बहुत बार ऐसा होता है उसके साथ, उसकी जिंदगी में जब वो बिजनेस के अंदर घुसता है तो बहुत बार डिसीजन लेते हुए वो सोचता है करूं या ना करूं, ये करूं ना करूं, है ना, होता है ना। तो ऐसे टाइम पे बहुत बार मेक डिसीजन, एम्प्लॉय को हायर करूं या ना करूं, रिट्रेंच करूं या ना करूं, ग्रो करूं या, इस तरीके के डिसीजन वगैरह लेने होते हैं। सम ऑफ दीज डिसीजन में हैव इमीडिएट इफेक्ट, कई बार तो बहुत सारे डिसीजन की इमीडिएट इफेक्ट भी पड़ते हैं, व्हाइल अदर हैव इन लॉन्ग रन, ठीक है। आप बता सकते हैं कौन से डिसीजन है जिनके शॉर्ट रन में होते हैं, जिसके डिसीजन बता सकते हैं ऐसे कुछ? तो ऐसे कोई डिसीजन है जैसे जिन पर हम बात कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोर्स कौन सा चुनना है, जैसे बुक कौन सी चुननी है, आपने पेन कौन सा सेलेक्ट किया, आपने कोई पेन सेलेक्ट किया होगा जब पेन परचेज करने गए होंगे, बात पेन परचेज किया होगा तो उसका इफेक्ट क्या होता है? शॉर्ट रन इमीडिएट इफेक्ट होता है, ठीक है। और याद है, नहीं याद है आपको? पेन आप खरीदने जाओगे उसका इमीडिएट इफेक्ट दिखेगा, आप राइटिंग लिखने में अच्छी होगी, पुअर होगी या बहुत अच्छी होगी, बहुत गुड अच्छी राइटिंग आएगी, तो इमीडिएट इफेक्ट दिखा उसका। लेकिन आपने बुक कौन सी सेलेक्ट करी, ये कोर्स कौन सा सेलेक्ट किया, उसका इफेक्ट कब दिखेगा? लॉन्ग रन में दिखेगा कि आपने ये कोर्स किया था, बीकॉम किया आपने, और बीकॉम करने के बाद आपका कोर्स का ये जो है ये है, तो है ना। तो ऐसे डिसीजन लेने होते हैं कि मैं ये कोर्स करूं, ये कोर्स करूं, तो ये डिसीजन लिया आपने, उसको लॉन्ग रन में आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, पता चलेगा। डिसीजन रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट टू मेक, है ना, ये बहुत सारे तरह के डिसीजन होते हैं रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, मेक और बाय। मेक और बाय का डिसीजन तो बहुत ज्यादा ही होता है। प्रोडक्ट और ड्रॉप इट, प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? बाय द प्रोडक्ट, और ड्रॉप इट मतलब होता है इग्नोर कर दें, है ना, या बोलते हैं गिव अप करना, ठीक है। एक्सपेंड एरिया ऑफ ऑपरेशंस, एरिया ऑफ ऑपरेशन को एक्सपेंड करने का मतलब होता है, देखा होगा आपने जनरली हर बिजनेस का एक ड्रीम होता है, मतलब एक्सपेंशन करने का ही टारगेट होता है। आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ डिसीजन, जैसे अगर मान लो मैं एक जगह पे लोकेशन पे हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी ब्रांचेस को मल्टीपल लोकेशन पे स्टैब्लिश करूँ, लेकिन इतना आसान नहीं होता कि एक ब्रांच यहाँ पे खोल के फिर किसी दूसरी जगह पे भी अपनी ब्रांच खोलना, उसको ऑपरेट करना, उसके बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं, है ना। उस मतलब एक हेड ऑफिस से दूसरी ब्रांच चलना लगता है आसान होगा, लेकिन इसके लिए बड़ा कैपिटल, फंड, इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट टीम चाहिए होती है पूरी। तो उस तरीके की चीजें, ये सारे डिसीजन वगैरह लेने होते हैं। तो पहला आपका टॉपिक ये था कि मैनेजरल डिसीजन मेकिंग। तो आपका ये था कि अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है,
अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो आप समझ रहे हो ना, आप अकाउंटिंग एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये है बहुत ज्यादा हेल्प करता है हमारी मैनेजर डिसीजन मेकिंग में, क्योंकि हमें इस डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प नहीं कर सकता, हमारे घर वाले भी नहीं कर सकते, तो हमें कौन में हेल्प करेगा? अकाउंटिंग की जो डिसीजन होंगी वो हमारे फाइनल होंगी। मैनेजर प्लानिंग कंट्रोल एंड इंटरनल परफॉर्मेंस इवेल्युएशंस। तो अगर हम मैनेजर को अच्छे से प्लान करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर अपने इंटरनल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना चाहते हैं, इंटरनल परफॉर्मेंस मतलब कि जैसे हमने कितना प्रोडक्शन किया, कितनी मैन्युफैक्चरिंग करी, मार्केटिंग कितनी अच्छे से हुई, है ना। अगर मान लो हमारे पास अनसोल्ड प्रोडक्ट बच गया, इसका मतलब मार्केटिंग अच्छे से नहीं हुई, मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा हो गई, हमने सारे प्रोडक्ट सेल कर दिए, ठीक है, तो प्रोडक्ट का सामान वापस से डिलीवर अच्छे से हो गया या नहीं हुआ। देखो डिमांड, देखो सेल्स मार्केटिंग करना, उसका डिमांड जनरेट करना, वहां से उनके ऑर्डर आएंगे, लेकिन अच्छे से वापस से फिर मैन्युफैक्चरिंग करके डिलीवरी भी तो करनी है ना। समझ में आ रहा है आपको? हमने जैसे पहला स्टेप मार्केटिंग करी, दूसरे में हमारे पास ऑर्डर्स आ गए, तीसरे में हमें क्या करना है, अपने मैन्युफैक्चर गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट करके चौथे में उसको डिलीवर भी करना है। यानी कि तो अब हमें देखना है कि सारे स्टेप्स अपना हमारा मैनेजमेंट सही सब जगह अच्छे से काम करे, तो ये चीज हमें इसमें देखना होता है, इवेल्युएट करना। एग्जाम्पल भी उन्होंने लिया है कि वेयर अ मार्केटिंग मैनेजर इज गिवन अ टारगेट ऑफ सेल्स रेवेन्यू 10 करोड़ का, जैसे प्रीति जी को बोला कि आपने 10 करोड़ का सेल्स रेवेन्यू करना है, ठीक है, 10 करोड़ विल सर्व एज ए स्टैंडर्ड फॉर द इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजर है, इनका जो टारगेट है वो परफॉर्मेंस जो इवैल्यूएट होगा 10 करोड़ से होगा। will serve a standard for evaluating the performance of marketing manager. If annual sales revenue varies signified from 10 crore, step will be taken to ascertain the cause of for the difference. अगर 10 करोड़ से तो ऊपर आया या नीचे आया, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको असरटेन करेंगे, क्या हमारे जो हमने टारगेट रखा था वो क्यों गलत हुआ। हमने टारगेट तो अचीव किया या आसपास रहा, लेकिन क्यों गलत किया। कई बार हम रॉन्ग एस्टिमेट भी कर सकते हैं। रॉन्ग एस्टिमेट मतलब कि गलत एस्टिमेट भी कर लेते हैं। मान लो जब हमें पता है कि 5 करोड़ की सेल होनी है, 10 करोड़ का टारगेट नहीं देना चाहिए, या फिर हो सकता है 12 करोड़ की सेल हुई, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने टारगेट छोटा रखा था। वो ये भी बहुत गलत होता है। अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कभी भी, हमें बहुत ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए उसको अचीव करने की। एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग, ये हाँ प्रीति जी। External financial reporting. Accounting has always been used to supply information to those who are interested in the affairs of the company. Various laws have been passed under which financial statements should be prepared in such a way that required information is supplied to shareholders, creditor, government, etc. For example, the investor may be interested in the financial strength of the business. Creditor may require information about the liquidity position. Government may be interested to collect detail about sale, profit, investment, liquidity, dividend policy, price, etc. In deciding social and economic policy, information is required in accordance with general accounting principles so that it is useful in taking important decisions. जो रिपोर्टिंग मतलब क्या होता है, हम किसी और को जाके रिपोर्ट करते हैं। जैसे प्रीति जी मालिक है, मैं अकाउंटिंग एम्प्लॉय हूँ, तो मैं अपनी अकाउंटिंग की सारी रिकॉर्ड करके उनको रिपोर्ट करने जाऊंगा, ठीक है। वो भी हो सकता है किसी और को रिपोर्ट करें, तो ये हमारे एक्सटर्नल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इस तरीके से हम रिपोर्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग हैज ऑलवेज बीन सप्लाई इन्फॉर्मेशन, हम इजीली इसको सप्लाई कर सकते हैं। वो आर इंटरेस्टेड इन अफेयर्स ऑफ द कंपनी, हु आर इंटरेस्टेड इन अफेयर्स ऑफ द कंपनी मतलब जो भी इंटरेस्टेड होगा। फॉर एग्जाम्पल जब हम लोन लेने जाएंगे बैंक के पास, तो बैंक वाले क्या कहेंगे, जरा दिखाना अपनी बैलेंस शीट। Various law have been passed under which financial statement should be prepared in such a way that required information is supplied to shareholders status। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ब्रांच ऑफ अकाउंट ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपके ये 3 थे इसमें पॉइंट थे, आप इसमें देख सकते हैं कि अकाउंटिंग यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो आप इसमें 3 चीज देख सकते हैं, मैनेजर डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजर प्लानिंग कंट्रोल और इंटरनल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस के लिए, और फिर आपका एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। तो ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम को हम यूज कर सकते हैं, अकाउंटिंग एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, राइट। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ब्रांचिंग ये हमने कराया था। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अलग अलग ब्रांच है अकाउंटिंग के, ठीक है। जिसमें फाइनेंशियल की बात करते हैं तो ओनली हम फंड्स की बात करते हैं, कैपिटल की बात करते हैं, ठीक है, शेयर होल्डर्स, शेयर कैपिटल,
है ना, डेट, लोन, ये एसेट्स, इसकी बात करते हैं। कॉस्ट में हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर पर यूनिट कॉस्ट निकालते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा अगर हम इस यूनिट को सेल्स करेंगे इतने पे, तो वो पूरी कॉस्टिंग के ऊपर बेस होता है। और मैनेजमेंट मतलब होता है कि जिसमें एचआर भी इंक्लूड हो जाता है। देखो यहाँ पे फाइनेंस में एचआर इंक्लूड नहीं होगा। एचआर मतलब क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स, कितने एम्प्लॉय हमें ये चाहिए, कितने लेबर हमें एम्प्लॉय करने हैं, कितने हायर करने हैं, कब रिटेंच करना है, उनकी पेरोल कौन डिसाइड करता है, आप में से बताओगे प्लीज। पेरोल कौन डिसाइड करता है कि कितनी, किसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, किसको इंसेंटिव मिलेगा, किसको इंसेंटिव नहीं मिलेगा, किसकी सैलरी इंक्रीमेंट किसका होगा, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन कौन करता है, मालूम है आपको? No, sir. अगर आपकी सैलरी बढ़ानी चाहिए नहीं बढ़ानी चाहिए बताओ, तो वो सर परफॉर्मेंस इवैल्यू, हाँ जी, बढ़ानी चाहिए। अच्छा बढ़ानी चाहिए ना, तो लेकिन उसके मैनेजमेंट होगा ना कोई कि आपको इतना इस बार Yes. बोनस मिलेगा, इतना ग्रेच्युटी, ये सब चीज। तो वो अकाउंटिंग इसलिए डिपार्टमेंट बनाया गया है, वो उसके मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर फिर एक आचार आता है, उसमें सब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर काफी सारे ब्रांचेस आते हैं, ठीक है। उसके अंदर एक एचआर आता है जो ये सारी चीज को इवेल्युएट करता है कि किसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज को इवेल्युएट करता है, उसके अंदर जो है बोनस, ग्रेच्युटी, ये वो दुनिया भर की चीज जितनी होती है ना, और सारी चीज को अकोमोडेट करता है, बल्कि सच वो करता है, तो उसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट में हम पर्टिकुलर कॉस्ट पे डिफाइन करते हैं, और हम फाइनेंस में हम फाइनेंस को ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो तीनों ब्रांच आपको समझ में आ गए अच्छे से कि ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के कौन कौन से ब्रांच हो गए। इसको और आगे जाके और भी सब डिवाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इस तरीके से भी होता है कि कौन कौन से फिक्स कॉस्ट पे, जैसे मशीनरी, बड़े बड़े एसेट्स, हम करोड़ रुपए लाख रुपए के एसेट्स आते हैं, तो उस पे कॉस्टिंग को इवेल्युएट करते हैं वो, ठीक है। आपने नोटिस किया है कभी? आपने नहीं किया होगा। अगर मान लो मेरे को मोबाइल खरीदना है, तो कौन सा मोबाइल बेस्ट होगा मेरे लिए, तो उसके लिए एक दिमाग लगा रहा हूँ ना मैं, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? कॉस्ट अकाउंटिंग बोलूंगा। क्या बोलूंगा? आप समझ पा रहे हो मेरी बात? Yes, sir. अगर मेरे को मोबाइल खरीदना है तो मैं क्या दिमाग लगा रहा हूँ, कौन कितने रुपए का कॉस्ट है, कोई एक 10,000 का, एक 11,000 का, एक 9,000 का है, तो मैं उसमें कॉस्टिंग यूनिट कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ कि 10,000 रुपए का मोबाइल खरीदना है, पैसा कहाँ से आएगा, डिबेंचर होल्डर से मैं करूँ, या शेयर कैपिटल इशू करूँ, या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करूँ, है ना, या फिर खुद का कैपिटल से करूँ, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ गया, राइट। मैनेजमेंट मतलब हो गया उससे रिलेटेड, उसको मैनेजमेंट करना, ऑपरेशन उसको सही से हो, ये चीजें, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग जल्दी से कौन पढ़ेंगे, जल्दी से प्रीति जी। Okay, sir. जी। Advantage of accounting. The following are the advantages of a property maintained accounting system. First, replaces memory. Since all the financial events are recorded in the books, there is no need to rely on money. The books of account will serve as historical record, and information required at any time can be had from these records. Second, provides control over asset. Accounting provides information regarding balance of cash in hand and at bank, the stock of a good in and amount receivable from various parties, the amount invested in various other assets, etc. Information about these matters help owners and management to make use of the asset in the best possible way. Third, facilitates the preparation of financial statement. With the help of information contained in the accounting record, financial statement, etc., for profit and loss account and balance sheet can be easily prepared. This statement enables the businessman to know the net result of the business during an accounting period and its financial position. Fourth, meets the information requirements. Various interested parties such as owner, management, lenders, creditors, etc. get the necessary information at frequent intervals with which help them in their decision making. Fifth, facilitate a comparative study. The financial statement prepared will enable the enterprise to compare its present position with that of its past and with that of similar organization. This helps them to draw useful conclusion and improve its performance. Sixth, assist the management in many ways. It is possible to identify reason for the profit earned or lost suffered. The identification of reason helps in taking necessary steps to increase profit further.
or to avoid losses. Accounting information will also help in planning and controlling the activities of the business. 7. Difficult to conceal fraud or theft. It is difficult to conceal fraud, theft, etc., as there is an automatic check in the form of periodic balancing of books of accounting. Further, in being organization, the record keeping work is divided among many persons, so that chances of committing frauds are missed. 8. Tax matters. The government levies various taxes such as custom duty, excise duty, sale duty, and income tax. Property maintained accounting records will help in the settlements of tax matter with the tax authorities. 9. Ascertaining value of business. In the event of sale of a business firm, the accounting record will help in ascertaining the value of business. जी, तो ये सारे एडवांटेज पढ़े थे आपने प्रीति जी ने कि असर्टेन वैल्यू ऑफ बिजनेस। तो पहला एडवांटेज है कि आप बिजनेस की वैल्यू को असर्टेन कर सकते हो, टैक्स के मैटर को इजीली आप डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर सकते हो, ठीक है। डिफिकल्ट टू कंसील फ्रॉड। अगर आप अकाउंटिंग अच्छे से नहीं करोगे तो आपको फ्रॉड के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि किसने कितना फ्रॉड कर लिया, कितना किसने थेफ्ट कर लिया। थेफ्ट होता है ना अकाउंट्स वगैरह में बिजनेस में। असिस्ट मैनेजमेंट इन मेनी वे, मैनेजमेंट की बहुत हेल्प करता है अकाउंटिंग। कुछ भी चीज चेक करनी हो तुरंत बुक्स चेक करो तो आपको तुरंत बहुत सारी चीज हेल्प हो जाती है। फैसिलिटेट कंपेरेटिव स्टडी, कंपेयर कर सकते हैं हम, क्या कर सकते हैं कंपेरेटिव स्टडी कि हमारा पिछले महीने कितना सेल्स हुआ था, इस महीने कितना सेल्स हुआ, ऐसे। मीट द इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट जो भी है, सारी चीज हमारा एडवांटेज है, ठीक है। लिमिटेशंस हम कल करेंगे, राइट। कल हम लिमिटेशंस करेंगे, उसके बाद आगे थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होगा तो फिर हम प्रैक्टिकल पोर्शन पाएंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, ठीक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारा ये था कि कैश बेसिस अकाउंटिंग था और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग था, राइट। तो ये चीजें होंगी, उसके बाद फिर हम इसको कल जो है ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करेंगे।